Hello friends, I am Neha and I welcomes you all in another tutorial session of Concept Box Clear Your Concept with Neha ma'am. And today we will cover chapter 8, class 11, Cell, the unit of life. And in this lecture, we will cover what is cell, discovery of cell in detail, the cell theory in detail, and the types of cell, cell size, cell shape, and about the bacterial cell. And all about the cell organelles we will cover in next video. चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं सेल ऑर्गेनल्स को भी इसमें कवर करती हूँ, तो इसलिए सेल ऑर्गेनल्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स की हम स्टडी करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं अबाउट द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि मैम आपका वीडियो नहीं मिलता, सेपरेटली जो है उनको अलग अलग वीडियोस भेज दूँ, तो ये मुमकिन नहीं हो पाता है। तो बेल आइकन्स को ज़रूर दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो व्हाट इज़ सेल? हम बहुत छोटे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेल क्या है। सेल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल एक सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई होती है हमारे ज़िंदगी की। अगर लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग में कोई एक ऐसी चीज़ है जो हर लिविंग थिंग में प्रेजेंट होती है और एक लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग में जो सेपरेट करती है, तो सबसे पहला उसका आंसर होता है दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ सेल। क्योंकि बाकी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स किसी लिविंग में प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी लिविंग में प्रेजेंट नहीं हो सकते, बट सेल एक ऐसी चीज़ है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्यों? ये क्वेश्चन आता है, वाई सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि सेल ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। जिस तरह से एक ब्रिक जोड़ जोड़ करके एक वॉल बनता है, वॉल से एक रूम बनता है, रूम से एक घर बनता है, घर से अपार्टमेंट्स बनते हैं, लाइक द सेम वे छोटे छोटे सेल्स को मिला करके टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, एंड ऑर्गन सिस्टम कंबाइनली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। तो इन्होंने ये क्या बनाते हैं? हमारे स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंड फंक्शनल, वाई द फंक्शनल? बिकॉज each and every activities performed by the organism is also performed by the cell. Okay, that is all the activities is the sum total of the function of the cell. जितनी भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं, तो इन सब में एक एक सेल इन्वॉल्व होता है, तभी वो कलेक्टिवली वर्क जो है वो हम उसको बोलते हैं कि हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं। अगर एक एक सेल अगर उस फंक्शन को नहीं करेंगे तो हम वो फंक्शन को नहीं कर पाएंगे, हम उस एक्टिविटी को नहीं कर पाएंगे। जो भी फंक्शन हम कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो सेल भी रेस्पिरेशन कर रहा है, एक एक सेल रेस्पिरेशन कर रहा है। एक्सक्रीशन कर रहे हैं तो एक एक सेल एक्सक्रीशन उसमें कर रहा है, ठीक है, एक एक सेल उसमें पार्ट लेता है। सो दैट्स वाई सेल इज नोन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। एंड सेल जो होता है वो खुद लाइफ एग्जिस्ट करता है। एक सेल अगर आप निकाल दें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से तो वो जिंदा रह सकता, उनके ऑर्गेनलीज जिंदा नहीं रह सकते, बट वो सेल सर्वाइव कर सकता, वो डिवाइड हो करके फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। क्योंकि हम लोग भी जब हम पैदा हुए थे उससे पहले हम क्या थे? एक सेल थे, एक जाइगोट थे, मदर से हैप्लॉइड सेल आया, फिर फादर से आया और दोनों मिलकर के डिप्लॉइड सेल बना, दैट इज नोन एज द जाइगोट। हम सब एक क्या थे? एक सिंगल सेल थे, कंप्लीट सिंगल सेल थे, और उसी से हम फिर जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने। नेक्स्ट टॉपिक इज हु डिस्कवर्ड सेल। तो रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट। ही ऑब्जर्व्ड डेड कॉर्क ऑफ द क्वार्कस ट्री अंडर हिज प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। खुद से बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने क्वार्कस ट्री और द ओक ट्री के जो कॉर्क को देखा, एग्जामिन किया, ऑब्जर्व किया। देन व्हाट ही ऑब्जर्व दैट ही फाउंड हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर विच ही कॉल्ड सेल। ओके, एंड ही रोट अबाउट इट इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। किस बुक में इन्होंने इसके बारे में बताया था? कैसे हमको पता चला कि उन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में? उन्होंने माइक्रोग्राफिया नाम की उनकी एक बुक थी जिसमें उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया।
and that's why he also known as the father of cytology. Cytology means the study of cell is known as the cytology, and as he discovered the cell first, that's why he is known as the father of cytology. And cell comes from the Latin word cellula, ठीक है, सेलुला से आया है, विच मीन्स स्मॉल रूम और द कंपार्टमेंट। सेल का मतलब क्या होता है, एक कंपार्टमेंट जैसा स्ट्रक्चर, छोटे रूम जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। जेल को भी तो हम सेल कहते हैं, ओके। एक बैटरी को सेल कहते हैं, तो वो कैसा लगता है, छोटा सा रूम जैसा लगता है देखने में, ओके। लेटर ऑन द एंटोन वॉन लीवनहुक डिस्कवर द लिविंग सेल, ही डिस्कवर द animalcules, okay, that is known as the animal like cell in 1664। ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं कि जो है सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखा। तो जब भी आप क्वेश्चन टिक करें तो ध्यान दें कि उसमें क्या लिखा हुआ, लिविंग सेल लिखा है या सिर्फ सेल लिखा हुआ है या डेड सेल लिखा हुआ है। तो डेड सेल की अगर बात आएगी तो रॉबर्ट हुक ने देखा था, ओके। और इनका जो है ईयर जरूर याद कीजिएगा, 1665 में देखा था। 1674 में एंटन वॉन ने ये देखा था, लिविंग सेल देखा था। और लिविंग सेल इन्होंने कहाँ से देखा था, इन्होंने पॉन्ड वाटर, ये क्या किए, ये पॉन्ड वाटर लेकर के आ गए और सेल्फ डिज़ाइन जो इनका जो ये माइक्रोस्कोप था, ठीक है, इन्होंने खुद इनके अंकल के शॉप में जाकर के कुछ ग्लासेस ले आया और खुद से उसको जो सेल्फ डिज़ाइन किया, माइक्रोस्कोप बनाया एक, ठीक है। और उसके अंडर में उन्होंने पॉन्ड वाटर को देखा। तो व्हाट ही सॉ द लिविंग सेल ऑफ द स्पायरोगेरा एंड बैक्टीरियाज ऑन पॉन्ड वाटर, ओके। इन्होंने क्या देखा, एनिमल क्यूज देखा, इट मीन्स एनिमल लाइक सेल्स देखे इन्होंने। उसके बाद फिर रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की जो है न्यूक्लियस की 1831 में। एंड देन ड्यूजर्डिन आए। ड्यूजर्डिन डिस्कवर्ड सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इनसाइड द सेल एंड नेम इट सार्कोड। आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं बता रही हूँ जो इस बुक में नहीं दी हुई है, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। आप बुक ले कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखते जाइए। हाँ, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो फिर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा का लिंक है नेहा सिंह _फॉरेंसिक, या फिर बायो कॉन्सेप्ट विथ नेहा नाम से भी आप सर्च करेंगे तो मैं इंस्टा पे मिल जाऊंगी, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, ओके। एंड हम कहाँ थे कि हाँ, ड्यूजर्डिन जो था उसने डिस्कवर्ड किया सेमी फ्लूइड जो है लिक्विड इन्होंने देखा सेल के अंदर, उसका नाम दिया इन्होंने सार्कोड। बट परकिंजे इन 1837, जस्ट सेल थ्योरी से पहले, ठीक है, सेल थ्योरी फॉर्मुलेट होने से पहले 1837 में परकिंजे ने इन्होंने सार्कोड का नाम बदल दिया, प्रोटोप्लाज्म रख दिया। अब बात आती है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म सेम है क्या। नहीं, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म सेम नहीं है। साइटोप्लाज्म होता है कि जो सेल है आपका, ओके, ये सेल है, न्यूक्लियस को छोड़ करके जितनी भी लिक्विड है दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म, इसका मतलब सेल का लिक्विड, ओके। और प्रोटोप्लाज्म होता है कि न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड भी, ऑर्गेनेलीज के अंदर का भी जितना मैट्रिक्स है और ये जितने मैट्रिक्स है, ऑल मैट्रिक्स इंक्लूडेड नोन एज द प्रोटोप्लाज्म, ओके। तो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज द सेल साइज। सेल का साइज क्या होता है, सेल का साइज जनरली जो है 0.3 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर्स तक जाता है। और जो है इसका मतलब है कि 1 माइक्रोमीटर, आपको पता है 1 माइक्रोमीटर होता है 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर, मतलब 1 मीटर का 1 मिलियंथ पार्ट होता है 1 माइक्रोमीटर। तो सोचिए 0.1 और 2 माइक्रोमीटर कितना छोटा होता होगा, ओके। तो इसमें बात आती है, क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है। तो स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा और PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ओके। और इनका जो साइज होता है, इनका साइज होता है 0.01 माइक्रोमीटर। एंड द लॉन्गेस्ट सेल इज द न्यूरॉन, दैट इज 1 मीटर। हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं वो 1 मीटर के होते हैं, मतलब आपके फिंगर से अगर शुरू हुए तो आपके शोल्डर तक जाता है वो सेल, इतना लंबा होता है। एंड लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, दैट इज नोन एज दी, ठीक है, वो होता है 18 सेंटीमीटर के आसपास उसके जो है साइज होती है। नेक्स्ट इज सेल शेप। देयर आर टोटल 200 टाइप्स ऑफ, there are total 200 types of cell present inside human body according to their shape, size and functions,
ओके 200 तरह के सेल्स तो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल राउंड और बाई कॉन्केव जो सेल होते हैं, ठीक है, एल्पेनलीबन की तरह जो लगते हैं, दैट इज़ द आरबीसी। लॉन्ग नैरो जो है कॉलमनार सेल्स जो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड ब्रांच्ड एंड लॉन्ग सेल्स जो होते हैं, नर्व सेल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ओके इस तरह से ब्रांच्ड होते हैं नर्व सेल। राउंड एंड ओवल सेल्स जो होते हैं वो मीसोफिल्स के होते हैं, राउंड ओवल मीसोफिल्स के सेल्स होते हैं। स्पिंडल शेप जो होते हैं वो होते हैं मसल सेल्स होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप के सेल पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। न्यूक्लियस के आधार पे भी सेल को बांटा जाता है कि सेल जो है सिंगल न्यूक्लियस जिनके पास है तो यूनिन्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस जिनके पास है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड, 2 न्यूक्लियस है तो बाई न्यूक्लिएटेड। ओके नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द सेल थ्योरी। इन 1838 मैल्थियस सेल्डन बॉटनिस्ट थे। ये याद रखना है कि ये जर्मन के थे और बॉटनिस्ट थे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है नीट में। बॉटनिस्ट थे चूँकि तो प्लांट्स पे स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने प्लांट्स की पे स्टडी की, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और इन्होंने पाया और कि बहुत सारे जो प्लांट्स है ना वो अलग अलग तरह के सेल से मिलके बने हुए हैं, एक ही सेल के नहीं बने हुए हैं। सारे जो पार्ट्स हैं उनके अलग अलग सेल से बने हुए हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स, ठीक है। सो व्हाट he said that plants are composed of different kinds of cell which form the tissues of the plant. ओके तो ये लाइन आ सकता है और लिखने पूछ सकता है कि ये किसने जो है फॉर्मुलेटेड किया था, ये बात किसने कही थी। तो याद रखिएगा कि प्लांट की बातें हैं, ठीक है, तो ये बात किसने कही थी, सेल्डन ने कही थी। नेक्स्ट फिर थियोडर स्वान 1839 में, 1838 में इन्होंने सेल्डन ने कहा था और फिर स्वान ने 1839 में, जूलॉजिस्ट थे ये, ब्रिटिश के थे, ठीक है। ये कैसे याद रखिएगा कि ये जूलॉजिस्ट थे और वो जो थे बॉटनिस्ट थे। तो स्वान, स्वान क्या है, स्वान एक जो है जानवर होता है ना, पक्षी होती है स्वान, ठीक है, या स्वान जो है संस्कृत में कुत्ते को भी बोला जाता है। तो ये तो जू का पार्ट है ना, ये एनिमल्स का पार्ट है, जूलॉजी का पार्ट है, तो ठीक है। तो ये ब्रिटिश थे एंड 1839 में जूलॉजिस्ट थे ये। इन्होंने क्या बोला कि जो प्लांट के साथ साथ एनिमल्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं, ओके। और जो एनिमल की जो सेल है, इन्होंने एक अलग चीज़ बताई कि एनिमल के जो सेल हैं उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है जो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है, दैट इज़ नोन एज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। एंड स्वान के proposed that hypothesis that the bodies of animal and plants are composed of cells and products of cell। ये जो इनकी जो बॉडीज़ हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, वो सेल से बनी हुई हैं और सेल के प्रोडक्ट से बनी हुई हैं, ओके। तो इन दोनों ने मिलकर के स्टडी की। और हाँ, स्वान ने ये भी बताया, जब इन्होंने देखा कि इसके चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल रही है एनिमल सेल की, तब इन्होंने इनको फिर चुलबची कि भाई देखें कि प्लांट सेल में भी ऐसा होता है क्या। तो इन्होंने प्लांट सेल को भी स्टडी की। प्लांट सेल में इन्होंने बताया कि अपार्ट फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अनदर प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द सेल ऑफ द प्लांट, दैट इज नोन एज द सेल वॉल, जिसको सेल वॉल बोला जाता है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो सेल हैं उनमें सेल वॉल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ओके। फिर उसके बाद इन दोनों ने तो ये सब कुछ बता दिया, लेकिन इन दोनों ने ये नहीं बताया कि भाई ये सेल जो हैं ये आ कहाँ से रहे हैं, इतने सारे जो सेल आ रहे हैं और फिर जो टिश्यूज़ बन रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं। तो फिर रूडोल्फ विर्चो आए 1855 में, ही सेड ओमनिस सेलुला ए सेलुला। उसका मतलब होता है कि ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी जो सेल्स हैं हम देख रहे हैं, जो भी नए सेल बनते हैं वो किससे बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। जो पहले से सेल हैं उन्हीं से बनते हैं एंड दे आर आइडेंटिकल फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओके। तो अब जो है ओवरव्यू हम कर लेते हैं, जितना भी जो सेल थ्योरी है उसके जो की पॉइंट्स हैं हम उनको पढ़ लेते हैं कि टोटली जो है सेल थ्योरी में कहा क्या गया है। Now the key points of the cell theory. All organisms are composed of cells and their products.
ओके। ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये जितनी भी लाइन्स मैं बोल रही हूँ इससे क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसने कहा। सो ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, ये स्वान जी ने कहा था। ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये कहा था रुडोल्फ विर्चो। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, जिसको इन्होंने इस तरह से कहा था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओके, सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल शो सिमिलरिटी इन केमिकल कंपोजिशन एंड फिजियोलॉजी, सेल जो हैं केमिकल कंपोजिशन में सिमिलरिटी शो करते हैं, एक ही तरह की कंपोजिशन से मिलके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट्स के, लिपिड्स के। ओके, एंड फिजियोलॉजी भी उनकी एक होती है, एक्टिविटीज़ फंक्शन भी लगभग एक ही तरह का होता है। ओके, ईच सेल इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैविंग न्यूक्लियस इनसाइड इट एंड सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सारे सेल हैं, जितने भी सेल हैं, वो बने हुए होते हैं प्रोटोप्लाज्म से, और उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है अंदर में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एनर्जी फ्लो अकर्स विद इन द सेल। द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द टोटल एक्टिविटी ऑफ द इंडिपेंडेंट सेल। ये मैं शुरू में ही बता चुकी हूँ। अ सेल इज विथ और विदाउट सेल वॉल, सेल में सेल हो सकता है, सेल वॉल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेल कंटेन डीएनए विच इज फाउंड इन न्यूक्लियस। सो दीज 10 points are the key points of the cell theory. Now, types of cells. On the basis of the complexity organelles present, cells are of two types, prokaryotic cell and eukaryotic cell, and according to the number of cells present, the organism are of two types, unicellular and multicellular. जिसमें एक सिंगल सेल का बना हुआ रहेगा वो उसको यूनिसेलुलर बोला जाता है। ईस्ट, अमीबा, ई कोलाई, डायटम्स, दे आर यूनिसेलुलर। और जो बहुत सारे सेल, मोर देन वन सेल और द मल्टीपल सेल, ट्रिलियंस ऑफ सेल से जो बने हुए होते हैं, दैट आर नोन एज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लाइक वी प्लांट्स, एनिमल्स। ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, कि कितना कॉम्प्लेक्स है ऑर्गेनिज्म, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। ऑन दैट बेसिस सेल आर ऑफ टू टाइप्स एंड द ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। और सेल जो होते हैं, प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोटिक सेल मिलते हैं और यूकैरियोट्स में यूकैरियोटिक सेल मिलते हैं। सो व्हाट आर द प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोटिक सेल आर द सेल or the prokaryotes are the organism which lack nucleus and nuclear membrane. True nucleus and nuclear membrane जिनमें lacking होती है। प्रो मीन्स होता है पहले, करियोट्स मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आने से पहले के जो ऑर्गेनिज्म थे, दैट इज नोन एज द प्रोकैरियोट्स। एंड यूकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, अदर ऑर्गेनेलिज होते हैं, ठीक है। ये होते हैं यूकैरियोटिक सेल, और जिनमें यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूकैरियोट्स, लाइक वी प्लांट एंड एनिमल। और प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल हो गए बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। ओके, सो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंस का मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने 15 डिफरेंसेस मैंने बताया हुआ है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में। ओके, तो हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बुक में जितना दिया हुआ है उसको देखते हुए चलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। इन सब जो भी एग्जांपल अगर आपके पास आता है तो इससे मतलब समझ जाइए कि इनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं एंड दे आर दी प्रोकैरियोट्स। ओके, एंड दे आर जनरली स्मॉलर होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं बहुत रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल, एंड दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। मोस्ट जो बेसिक जो इनका शेप होता है दैट इज बैसिलस रॉड लाइक, that is bacillus rod like, coccus vibrio comma shaped and spirillum. Prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane. prokaryotes में cell wall होते हैं, ओके, एंड सेल वॉल के अलावा इनमें जो है ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है, ओके, एक कैप्सूल पाया जाता है इनमें। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है इनके मैट्रिक्स में जो भरा हुआ होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये यूकैरियोट्स में भी बोला जाता है। इनमें जो है, हाँ, ये जो 2-3 चीज़ें हैं ये सिमिलैरिटीज़ होती है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में, कि सब में साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, जेनेटिक मटेरियल दोनों में होगा, ठीक है, राइबोसोम दोनों में होंगे। ये जो 3 चीज़ हैं ये तो एकदम से कॉमन है दोनों में।
ठीक है, कभी कभी सिमिलरिटीज़ भी पूछ ली जाती है। और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ये सबसे बड़ा जो है डिफरेंस है इन लोगों में। और जो है डीएनए, सिंगल डीएनए होता है, बहुत बड़ा सा डीएनए होता है और वो सर्कुलर होता है इनका डीएनए। ठीक है, तो डीएनए जहाँ पे पाया जाता है, जिस एरिया में, ये जो एरिया है, जिस एरिया में ये जो बड़ा सा जो डीएनए अगर पाया जाएगा तो उसको बोला जाता है न्यूक्लॉइड, न्यूक्लॉइड बोला जाता है। एंड जो अदर देन, उसके अलावा भी जो सर्कुलर छोटे छोटे डीएनए प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर डीएनए, दैट डीएनए इज नोन एज दी प्लास्मिड डीएनए। ये देता है इनको एक अलग तरह की रेजिस्टेंट देता है फॉर द एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये बहुत इनके लिए हेल्पफुल होता है। दे इट गिव्स रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। ये बहुत ही सिंपलेस्ट एंड कॉमन जो है फॉर्म होते हैं, प्रिमिटिव फॉर्म होते हैं, बहुत पुराना, मतलब एक पुराना वाला मोबाइल फ़ोन, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं है। और यूकैरियोट्स हो गए वो नया वाला मोबाइल फ़ोन जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे ऐप्स वगैरह हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स हो गया पुराना वाला मोबाइल फ़ोन आपका। प्रोकैरियोटिक सेल्स में के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, सेल एनवेलप होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोइड होता है, इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं, राइबोसोम्स, फ्लैगेला, पेली, फिम्ब्रिये, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें डिफरेंट होती है, दैट इज़ द सेल एनवेलप। ओके, सेल एनवेलप इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, इट इज नोन एज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सेल। सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंडेड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। आउटर मोस्ट लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स बोला जाता है, फिर उसके बाद सेल वॉल प्रेजेंट होता है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, तो क्या समझा आपने, प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल एनवेलप प्रेजेंट होता है। जो सेल एनवेलप होते हैं वो 3 जो है लेयर के बने हुए होते हैं। आउटर मोस्ट को ग्लाइकोकैलिक्स बोला जाता है, फिर सेल वॉल है, फिर देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स को म्यूसिलेज सीथ भी बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है, म्यूसिलेज सीथ बोला जाता है। आउटर मोस्ट लेयर होता है और जो कि बना हुआ होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स का बना हुआ होता है, जिसकी वजह से ये ना स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक्स देता है सेल को। ग्लाइकोकैलिक्स की अगर एक थिन लेयर प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज द स्लाइम, और ग्लाइकोकैलिक्स की थिक लेयर प्रेजेंट है देन इट इज कन्वर्टेड इनटू कैप्सूल। ओके, एंड ये हेल्प करता है इन लोगों को, प्रोटेक्ट करता है। देन द सेल वॉल, सेल वॉल इनकी बनी हुई होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो पॉलीसेकेराइड है और जिसका मोनोसेकेराइड होता है NAG एंड NAM, दैट इज NAM। ये जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। N एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ये फुल फॉर्म भी पूछा जाता है दोनों का। ठीक है, तो जो सेल वॉल है वो बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, सेलुलोज का नहीं बना हुआ होता है। ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकन का सेल वॉल बना हुआ होता है जिसके जो पॉलीसेकेराइड है, जिसके मोनोसेकेराइड्स होते हैं NAG एंड NAM, जो जुड़े हुए होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। ओके, एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है इन लोगों में, जो ये तीनों क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। फिर बात है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। तो एक ग्राम जी थे, ठीक है, साइंटिस्ट, उन्होंने एक स्टेन बनाया था। तो इन्होंने इस स्टेन से कुछ बैक्टीरिया को क्या किया, स्टेन किया। तो जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन से जो है कलर्ड हो गए, ओके, और फिर कलर हो गए, उनको बोला गया ग्राम पॉजिटिव। और जो, ठीक है, कलर नहीं हुए उनको बोल दिया गया ग्राम नेगेटिव। ओके, जो कलर्ड हो गए उनको बोल दिया गया ग्राम पॉजिटिव। एंड दे रिटेन द ब्लू कलर और द पर्पल कलर एंड दे डू नॉट डीकलराइज। जब इनमें अल्कोहल डाला गया तो ये डीकलराइज नहीं हुए। ओके, एंड ग्राम नेगेटिव में जो था ये क्या हो गए, इन पे जब स्टेन डाला गया, ग्राम स्टेन, दे डू नॉट टेक अप द ग्राम स्टेन एंड लूज द ब्लू और द पर्पल कलर। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बहुत ईजी है समझना, जो ग्राम स्टेन से कलर्ड हो गए, देन स्टेन्ड हो गए, देन ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं हुए वो ग्राम नेगेटिव। और ग्राम नेगेटिव की जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो लेयर होती है
वो बहुत थिन होती है, जिसकी वजह से वो और इनको एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होते हैं। ये एंटीबायोटिक से किल करना बहुत मुश्किल होता है, और जो ग्राम पॉजिटिव वाले होते हैं उनकी लेयर थिक होती है और इनको ईजिली जो है एंटीबायोटिक से जो है ट्रीट किया जा सकता है। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इनमें पाया जाता है जिसको बोला जाता है मीसोजोम। जब आप इनके सेल को देखोगे तो सेल के अंदर इस तरह से फोल्डिंग 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 पाई जाती है, दैट इज़ नोन एज दी मीसोजोम। और ये मीसोजोम लैमेला के रूप में भी हो सकता है, वेसिकल्स के रूप में हो सकता है, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स के रूप में हो सकता है। ओके, एंड तो इनका फंक्शन क्या होता है, दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, इन सब में ये काम करता है। चूँकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती तो रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, तो मीसोजोम ही हेल्प करता है इनको इसमें रेस्पिरेशन करने में। एंड डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी इसमें स्पिंडल फॉर्म नहीं होते हैं, इनमें जो है स्पिंडल फाइबर्स नहीं बन पाते हैं, तो इनका जो डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह का भी काम कौन करता है, मीसोजोम ही करता है। Okay, in some prokaryotes like cyanobacteria there are other membranous extension into the cytoplasm। कुछ जो प्रोकैरियोट्स है लाइक साइनोबैक्टीरिया, उनमें कुछ और भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज दी क्रोमैटोफोर, जिनमें पिगमेंट्स होते हैं। एंड बैक्टीरिया सेल्स मोटाइल हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, मतलब चलने वाले। मोटाइल मतलब जो चलता है, मूव कर सकते हैं और नहीं भी मूव कर सकते। अगर मूव करते हैं तो उनमें फिलामेंटस एक्सटेंशन पाया जाता है जिसको बोला जाता है फ्लैगेला। ये है, इस तरह का फिलामेंटस एक्सटेंशन पाया जाता है इनको मूव करने के लिए, दैट इज नोन एज दी फ्लैगेला। ओके, एंड जो फ्लैगेलम होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ओके, फिलामेंट जिसका कि सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। ओके, एंड फ्लैगेला के अलावा पिली और फिम्ब्रिए भी प्रेजेंट होता है इनमें, बट ये लोग जो है मूव करने में हेल्प नहीं करते हैं। ओके, पिली क्या है, जो है स्पेशल प्रोटीन है, एंड फिम्ब्री ने जो है स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स है स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। ओके, फिम्ब्रिए क्या करता है, अटैच करने का काम करता है। फिम्ब्रिए हमारे जो है फीमेल के यूरिनरी ट्रैक में भी प्रेजेंट होता है। आप अगर फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे उसमें भी फिम्ब्रिए होता है जो कि ओवरी से ओव्यूल लेने का काम करता है। ठीक है, तो फिम्ब्रिए फिंगर लाइक अपीयरेंस होता है, दैट हेल्प टू अटैच। ठीक है, अटैच करता है बैक्टीरिया को रॉक से और होस्ट टिश्यू से। फिम्ब्रिए के बारे में और एक और बात कि ये जो है सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलते हैं। ओके, जो पीली फिम्ब्रिए अकर ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंड दे आर लॉन्गर, बॉर्डर, शॉर्टर एंड narrower, and they are also responsible for the sex deduction in bacteria, मतलब sex conjugation in bacteria। ओके, एंड ये क्या करते हैं, अटैचमेंट का काम करते हैं जैसा मैंने बताया। एंड नेक्स्ट इज द राइबोसोम। राइबोसोम्स इज ऑफ 70s टाइप, यूकैरियोट्स में 80s टाइप्स के होते हैं, और राइबोसोम जो है 50 nm बाई 20 nm साइज के होते हैं, एंड 2 सब यूनिट के बने हुए होते हैं, 50 + 30। अब ये भाई सोचने वाली बात है, 50 और 30 तो 80 होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए ये पेन का ढक्कन है और ये पेन की निब है। ओके, ये पेन हो गया। अब ये ढक्कन अगर हम इस तरह से रखें पेन के ढक्कन को, तो इसकी हाइट कितनी लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि पेन की नीब जो है ढक्कन के अंदर ऐसे पैक्ड रहती, तो इसकी हाइट कितनी कम हो जाती है। तो उसी तरह से ये इस एक दूसरे के अंदर जो है अटैच्ड होते हैं, एंड इसकी जो यूनिट है, जो बिग यूनिट है 50s होती है, एंड जो ये छोटी स्मॉल यूनिट होती है दैट इज़ 30s यूनिट। एंड राइबोसोम्स आर जनरली अकर इन हेलिकल ग्रुप। ओके, जिसको बोला जाता है पॉलीजोम और द पॉलीराइबोसोम, एंड ईच पॉलीजोम 4 to 8 ribosomes are attached to a single strands of the mRNA. Okay, and this polysome help in ट्रांसलेशन में ये हेल्प करता है। और ट्रांसलेशन इनमें कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों इनमें कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन अलग जगह होता है, न्यूक्लियस में होता है, और ट्रांसलेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, नेक्स्ट इज इंक्लूजन बॉडीज।
Inclusion bodies are non-living structure present in cytoplasm and they are not bounded by any membrane system and they are lying freely, granules की तरह पड़े हुए रहते हैं, छीटे हुए रहते हैं साइटोप्लाज्म में. Okay, so I think this is all clear to you and next video में अब हम पढ़ेंगे about the eukaryotic cell, इसके सारे organelles पढ़ेंगे, plant के organelles, animal cell के organelles, हम सब डिटेल में पढ़ेंगे. और अगर आपको प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में डिफरेंस जानना है डिटेल में देन गो थ्रू द वीडियो एंड उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेल ऑर्गेनल्स पढ़ते हैं. टिल देन टाटा बाय बाय.